क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत जबरदस्त टॉपिक है। इसमें आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड बहुत सारी बेहतरीन जानकारी आपको मिलता है और अच्छी तरह से आप इसको अब बिल्कुल कम समय में, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आप इसको समझ सकते हो। बहुत ज्यादा आपको लाग लपेट नहीं करना है। तो मैंने इससे पहले सीएफटी पर ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उससे रिलेटेड सीएफएसी कैसे निकाला जाता है, उसके बाद उसके मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कैसे हम लोग डिराइव करते हैं और स्पिन मल्टीप्लिसिटी इलेक्ट्रॉन का कैसे निकलता है, ये सारे प्रॉपर्टीज को मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 10 में दे रखा है। तो आप जाकर के आई बटन को प्रेस करके उस लेक्चर को आप देख सकते हो। उसको देखने के बाद यहाँ आ जाओ तो यहाँ पे हम लोग सीएफटी पर ही विचार करेंगे। बट आज का जो ये है ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है, मतलब वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। टेट्राहेड्रल मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, यानी 4 लिगेंड्स वाले कंपाउंड पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं 4 लिगेंड्स अप्रोच द सीएमए या आयन अलोंग द पाथ इन बिटवीन एक्सिस, यानी इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम का जो कि डायरेक्शन में जो भी हमारा लिगेंड्स अप्रोच करता है वो अप्रोच एक्सिस के अलोंग नहीं करता है। हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल में देख चुका है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो लिगेंड अप्रोच करता है, तो अगर लिगेंड उसके तरफ अप्रोच करता है तो उन एक्सिस पर जो हमारा ऑर्बिटल है डी सबशेल का, उसका एनर्जी काफी बढ़ जाता है। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं लिगेंड्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, इन बिटवीन एक्सिस। इन बिटवीन एक्सिस का मतलब है, मान लो ये दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इन दोनों एक्सिस के बीच में जो हम लोग डी ऑर्बिटल्स का लोब्स बनाते हैं, इस तरह का बनता है, ये इस तरह का बनता है। ये जो लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल हुआ, तो ये डी ऑर्बिटल के लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, इसी तरह से एक्स जेड एक्सिस के बीच में है, उसी तरह से वाई एंड जेड एक्सिस के बीच में है। तो यहाँ पे हमें 3 एक्सिस, 3 ऑर्बिटल्स मिलता है एक्सिस के बीच में, डी एक्स वाई बिटवीन एक्स एंड वाई, डी वाई जेड बिटवीन वाई जेड बिटवीन जेड एक्स। तो ये 3 एक्सिस के बीच में 3 अलग अलग ऑर्बिटल हमें मिलेगा। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था वो एक्सिस के अलोंग था, बस थोड़ी सी डिफरेंस है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो ये एक्सिस के बिटवीन अगर ये अप्रोच करता है तो इन ऑर्बिटल्स का, यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स का जो एनर्जी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी, जब भी लिगेंड उसके तरफ अप्रोच करेगा उसका फील्ड एकाएक बढ़ जाएगा और बढ़ जाने की वजह से इन ऑर्बिटल्स का एनर्जी काफी बढ़ जाता है। जब काफी बढ़ जाएगा ये एनर्जी हाई कर जाएगा और हाई एनर्जी होने की वजह से वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और बाकी जो दो हमारा ऑर्बिटल है, यानी एक्सिस के लॉन्ग डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, वो लो एनर्जी लेवल की तरफ वो शिफ्ट कर जाएगा। तो उसको हम लोग कुछ इस तरह से देख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ मान लिया कि हमारा एनर्जी का डायरेक्शन है, इधर की तरफ एनर्जी हमारा इंक्रीज करता है, दिस एनर्जी इंक्रीजेस। जब नॉर्मली हमारा ऑर्बिटल्स बिल्कुल नॉर्मल हालत में होता है, जब कोई लिगेंड से अप्रोच नहीं करता है, तो पांचों डी ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी है वो डीजेनरेट कहलाता है, मींस ऑल आर इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इनके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। और जो ही इसके तरफ लिगेंड्स अप्रोच करता है तो लिगेंड्स अप्रोच करने के बाद एक पांचों ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ जाता है। अभी भी पांचों ऑर्बिटल इक्वल लिगेंड फील्ड में है, यानी इक्वली सब रिपल्सिव फोर्स फील करता है। लेकिन जैसे जैसे वो अप्रोच करता है सीएमए की तरफ, तब फिर जाके ये बढ़ जाता है। चूंकि 3 एक्सिस की तरफ से अप्रोच करता है तो 3 एक्सिस का एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और 2 का यहाँ पे डाउन हो जाएगा, सो दैट के सम टोटल ऑफ द इंटायर एनर्जी अगर निकालेंगे तो एनर्जी का जो यहाँ पे डिफरेंसेस है, इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंसेस को अगर देखा जाए तो फाइनली यहाँ पे उनका आ जाता है, जिसको हम लोग वेटेड मीन के तरह से लेते हैं और इसको हम लोग डेल्टा टी कहते हैं। इन दोनों के बीच का जो गैप है, डेल्टा मतलब ये सीएफएसी सेंट्रल सीएफएसी यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के लिए आता है, और टी लेते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल के लिए। और ऑक्टाहेड्रल के लिए याद होगा बच्चों, हम लोगों ने डेल्टा नॉट लिया था, यानी सीएफएसी का वैल्यू यहाँ ओ का मतलब फॉर ऑक्टाहेड्रल और टी का मतलब यहाँ टेट्राहेड्रल। तो इस तरह का ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स होता है अकॉर्डिंग टू एनर्जी, एनर्जी के बाद इससे से उसका ऑर्बिटल। अब यहाँ पे ईजी 2 डाउन की तरफ आ जाएगा और T2G जो है ये अप
एनर्जी का अप डायरेक्शन में आ जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू बढ़ जाता है। अब ये पाया गया मैथमेटिकली, जब हम लोग ने वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये पाया गया, इट इज फाउंड दैट फॉर सेम CMA, यानी अगर हमने जो ऑक्टाहेड्रल के केस में सारा कुछ देखा है, वहां पे हमारा सेंट्रल मेटल और उसके बाद लिगेंड्स, ये सारा अगर सेम टाइप का है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, या यूं कहो कि लिगेंड्स उसके साथ 4 लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो CFAC का वैल्यू टेट्राहेड्रल के लिए होता है, ये 4/9 टाइम्स ऑफ द CFAC फॉर ऑक्टाहेड्रल, ये उसका एक रिलेशन डिराइव किया गया है। यहाँ से वैल्यू इसको हम लोग निकाल करके इसको इक्वल कर सकते हैं। अब आता है हमारा कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जनरली होता है क्या बच्चों, डी ग्रुप के जितने भी मेटल्स होते हैं, ये सारे मेटल्स कोई ना कोई कलरफुल कंपाउंड फॉर्म करता है। ज्यादातर मेटल है, सारे के सारे मेटल्स हैं, और ये मेटल्स जब भी कोई सॉल्ट बनाता है, कोई क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई कलर आ जाता है। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यहाँ दिया हुआ ऑलमोस्ट ऑल डी ब्लॉक मेटल्स फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स। लगभग सारे जितने भी डी ब्लॉक के मेटल्स हैं वो कलरफुल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब सनलाइट सर्टेन कलर बट appears with its complementary color। कहने का मतलब है कि जितने भी डी ब्लॉक के मेटल्स हैं वो कोई भी सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो कहता है कि सनलाइट से जो 7 कलर्स हम लोग कहते हैं सनलाइट में, उसमें से कोई सर्टेन कलर्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, मतलब वो अपीयरेंस में नजर नहीं आता। वो कलर जिस कलर का वो एब्जॉर्ब करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को वो रिफ्लेक्ट करेगा या अपीयर होगा। जैसे कुछ यहाँ चार्ट आपको दिया गया है, एनसीईआरटी में भी चार्ट दिया गया है, ये थोड़ा सा आपको देख लेना पड़ेगा क्योंकि ये चार्ट एनसीईआरटी से है। वैसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स के अलग अलग टाइप के डिफरेंट कंपाउंड्स के अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, उसका कलर अलग है, तो ये सारी चीज अलग अलग है। तो आपके एनसीईआरटी में यही कंपाउंड फिक्स किया हुआ, आप इसको बढ़िया से देख लो और देख के एक दो बार ये समझने की कोशिश करो। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको जिसे CO, ये कोबाल्ट है, Cl है, NH3 और यहाँ 5 है। तो यहाँ कोबाल्ट के साथ टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पे 6 है। NH3 मोनोडेंटेट है तो ये 5 हो गया, और क्लोरीन भी जो है मोनोडेंटेट है, तो 6 लिगेंड्स यहाँ है, यानी ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है। वेवलेंथ जो कलर यानी सनलाइट का जो कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है वो इस वेवलेंथ के कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसके बाद जो कलर है इस वेवलेंथ में जो आता है वो येलो कलर का होता है। लेकिन इतना तो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इसको जब हम देखेंगे जो ये अपीयरेंस लगेगा उसका, जो एक नजर आएगा हमको देखने में वो कलर, तो ये कलर नजर नहीं आएगा बल्कि वायलेट आएगा। इसी तरह से हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे NH3 लिगेंड्स के साथ यहाँ पे हमने वाटर लगाया हुआ है। देखो यहाँ पे लिगेंड्स थोड़ा सा चेंज हो गया, एक मॉलिक्यूल वाटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे जो कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है वो उसका वेवलेंथ 5 है यहाँ पे। उसके बाद अगर देखेंगे वो कलर कौन सा है जिसका ये वेवलेंथ है 500, तो ये ग्रीनिश ब्लू, और जिस कलर में वो अपीयर नजर आएगा दिखाई पड़ेगा वो होता है रेड कलर। इस तरह से ये सारे चार्ट दिया हुआ, आप चार्ट को देख सकते हो। डी ब्लॉक में जितने भी मेटल्स हैं, जिसको ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं हम लोग, ये सारे मेटल्स किसी ना किसी कलर का वो क्रिस्टल्स यानी किसी ना किसी कलर का वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर्स जो होता है, कलर्स के बारे में थोड़ा सा छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है यहाँ टाइटेनियम के साथ, यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल उसका लिगेंड्स का काम करता है, और इसको अगर देखा जाए तो ये अपीयरेंस इसका जो है ये आपको वायलेट यानी बैगनी कलर का नजर आता है, और 6 लिगेंड है इसलिए ये ऑक्टाहेड्रल है। और इसमें देखा गया कि टाइटेनियम 3+ का जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 3d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी 3d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये ग्राउंड स्टेट में अगर है, जिसको हम लोग कंपाउंड का ग्राउंड स्टेट कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में रहेगा, और ये 3d ऑर्बिटल जो है 2 जो है ना G लेवल जिसको कहते हैं हम लोग, या T2G लेवल कहते हैं, एक्चुअली वो 2G लेवल कहते हैं हम लोग, तो T का मतलब ट्रिपलेट हो जाता है, 3 एक्सिस है इसलिए। तो उस लेवल में ये इलेक्ट्रॉन रहता है। उसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं यहाँ बगल में एक डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मान लिया ये हमारा कलर का एनर्जी का डायरेक्शन है, एनर्जी के हिसाब से ही कलर तय होता है, ये एनर्जी का डायरेक्शन है। और 5 हमारा जो डी सबसेल का ऑर्बिटल्स है, बिल्कुल नॉर्मल में जब वो किसी लिगेंड्स के साथ कोई बॉन्डिंग वगैरह नहीं होता है तो जनरली वो उसका एनर्जी ग्राउंड स्टेट में होता है। लेकिन जब उसको लिगेंड्स फेस करना पड़ता है, जब वो लिगेंड्स फेस करते हैं
तो उस समय एकाएक इन पांचों d ऑर्बिटल्स यानी पूरे d सबसेल का एनर्जी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे पांचों ऑर्बिटल इक्वल लिगेंड फील्ड के अंतर्गत है, लेकिन लिगेंड फर्दर अप्रोच करेगा तो ये फिर बढ़ जाता है, यानी 2 जो है जिसको हम लोग Eg कहते हैं वो अप डायरेक्शन में होता है, और 3 जो है जिसको हम लोग T2G कहते हैं ये डाउन में चला जाता है। तो अब कहा जाता है कि अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें CMA सेंट्रल मेटल एटम टाइटेनियम का, तो इनके d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन्स है, ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है वो लोअर एनर्जी की तरफ शिफ्ट करता है। तो लोअर एनर्जी अभी यहाँ है हमारा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। तो ग्राउंड स्टेट की बात करें इस कंपाउंड का, इस क्रिस्टल का, तो ये उसका सिचुएशन है, इस पोजीशन में है ये। लेकिन जब वो किसी कलर को या किसी लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है, किसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, इनफैक्ट जब भी कोई कलर या सनलाइट का कलर या कलर ऑफ लाइट की बात करते हैं, एक्चुअली वो कोई ना कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिसको हम लोग फोटोन एनर्जी भी कहते हैं। तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और जब इसका एनर्जी हाई हो जाएगा तो वो जंप करके चलाएगा अपर ऑर्बिटल में, यानी यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा, यानी T2G से Eg की तरफ वो शिफ्ट कर जाएगा जब एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा। आफ्टर एब्जॉर्बिंग ब्लूइश ग्रीन लाइट इट बिकम्स एक्साइटेड एंड T2G वन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू Eg लेवल। वो T2G से वो जंप कर जाएगा Eg में, चूंकि उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये जो ट्रांजिशन हो गया d ही सबसेल के ये 5 ऑर्बिटल्स में 3 को डाउन और 2 को अप किया था, तो d ऑर्बिटल्स के बीच में वो ट्रांजिट करता है, और इस ट्रांजिशन को हम लोग dd ट्रांजिशन कहते हैं, dd ट्रांजिशन। इन केस ऑफ इन दिस केस, इस केस में अब जो उसका अपीयरेंस है वो जो है वायलेट हो जाता है। अभी वो इस कलर में आ जाता है कि वो बिल्कुल क्या आता है, ट्रांजिशन करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाता है, वायलेट कलर में नजर आने लगता है, क्योंकि वो कलर जो एब्जॉर्ब किया ब्लूइश ग्रीन, और उस कलर को दिखाता नहीं है। जो ही कलर जो एब्जॉर्ब करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को वो दिखाने का कोशिश करता है, वो दिखाता है। तो अब देख रहे हैं कि कलर का जो इन्फ्लुएंस है वो किस तरह से क्रिस्टल में कलर जो आता है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस्ड होता है वो कलर, और उसको इन्फ्लुएंस करता कौन है। तो जब भी किसी क्रिस्टल में यानी डी ब्लॉक के जितने भी मेटल्स हैं वो अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी बनाता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, उसके अंदर जो कलर होता है वो कलर लिगेंड्स के द्वारा ही इन्फ्लुएंस होता है, यानी लिगेंड्स तय करता है कि उस क्रिस्टल या उस सॉल्ट का कलर क्या होगा। तो कह रहा है कि इन अब्सेंस ऑफ लिगेंड्स, अगर लिगेंड्स नहीं हो तो क्रिस्टल जो है वो बिल्कुल आपको कलरलेस नजर आएगा, उसमें कोई कलर नजर नहीं आएगा। When water ligands from this, जैसे कंपाउंड हमने लिया है यहाँ पे टाइटेनियम के साथ 6 मॉलिक्यूल वाटर है और काउंटर आयन यहाँ 3 क्लोरीन है। कह रहा है कि इसको स्टेप बाय स्टेप अगर इनके वाटर मॉलिक्यूल को हम रिप्लेस करके कोई दूसरा लिगेंड अगर यहाँ इंसर्ट करते हैं तो इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। अब जो ही इसको हीट करोगे तो हीट करने का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल वेपर बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और जब कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएगा तो ये जो है पर्पल कलर से ये कलरलेस हो जाएगा। अभी वो पर्पल कलर में है लेकिन जब उसको गर्म करोगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि उनके जो लिगेंड्स है 6 मॉलिक्यूल वाटर वो वेपर बन के उड़ गया। अब यहाँ एक चीज और एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं हम लोग, यहाँ निकेल क्लोराइड है जो कलरलेस है अभी। अब इसको हम लोगों ने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, और जो ही आप वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो कलरलेस से वो ग्रीन कलर में आ जाएगा, यानी जो क्रिस्टल यहाँ हमारा अभी कलरलेस है वाटर में डिसॉल्व करते ही वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इसके एक रिएक्शंस का हम लोगों ने दिखाया है, निकेल क्लोराइड को 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से हम जब डिसॉल्व करते हैं यानी उसमें मिलाते हैं तो ये जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसका लिगेंड्स बन जाता है, और ये जो हमारा क्रिस्टल है इस समय अब ग्रीन नजर आने लगता है, पहले वो कलरलेस था। If En is progressively added in the molar ratio, अब इस कंपाउंड में जो कि अभी हमारे पास ग्रीन कलर का है, अब हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल्स को हम रिप्लेस करते हैं और उसके जगह पे हमने मान लिया En, इथिलीन डाइअमाइन कहते हैं शॉर्ट में, En को हम इंसर्ट करते हैं उसमें। अब रेशियो क्या रहेगा, तो रेशियो रहेगा En का रेशियो हम बढ़ा रहे हैं 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, और निकेल के रेशियो को हम नहीं बढ़ा रहे हैं 1 1 1 है उसी रेशियो में है, और हमने बार बार क्या करा En यानी इथिलीन
डायमाइन को हम बढ़ा रहे हैं, वाटर को वहां से हटा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स का कलर वो बदलता जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का आ रहा है। आप देखो यहाँ पे अभी हमने कहा कि जो निकल 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ ये है, तो ये आपको ग्रीन कलर का है, लेकिन जो ही आप उसमें आप ईएन मिला दोगे तो अब यहाँ एक ईएन जाने के बाद 2 मॉलिक्यूल वाटर वहां से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ईएन जो है वो बाइडेंटेट है और वाटर यहाँ पे मोनोडेंटेट है, तो 4 ये हो गया, 2 यहाँ 6, यानी निकल के साथ यहाँ 6 लिगेंड्स होना चाहिए, 6 लिगेंड्स बरकरार है। तो अब देखोगे जो ही एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से 2 मॉलिक्यूल यहाँ से हमने रिप्लेस करा तो उसका कलर जो है बदल गया, ग्रीन से वो पेल ब्लू हो गया। फिर हमने क्या करा, फिर निकल से उसी जो यहाँ पे पेल ब्लू है, फिर इसमें हमने क्या करा, ईएन और इंसर्ट कर दिया, ईएन लिगेंड्स को और बढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिकली एक लिगेंड्स का मतलब वो एक ईएन जो 2 लिगेंड्स का काम करता है, तो फिर जो है यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल और आउट हो जाएगा। तो अब ये कलर जो है हमारा ये चेंज होकर के ब्लू या फिर वायलेट भी कह सकते हैं, कलर में चेंज हो जाता है। फर्दर अगर हम ईएन को इंसर्ट करेंगे, वाटर को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो फाइनल जो प्रोडक्ट हो जा रहा है हमारा वो वायलेट कलर का हो जाता है। इस तरह से यानी कलर जो हमारा चेंज हो रहा है इस कंपाउंड का, ये ओनली बिकॉज ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स यानी लिगेंड्स ही तय करता है कि किसी मॉलिक्यूल का या किसी एंटिटी का या किसी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा, उस कलर को वही डिसाइड करता है। और ये कलर जो है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन से होता है। अभी मैंने बताया कि अगर वो नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट में है तो T2G में वो इलेक्ट्रॉन था, टाइटेनियम का एक इलेक्ट्रॉन, जो ही वो सनलाइट से किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी जब उसका हाई हो जाएगा वो जंप कर जाएगा आप एनर्जी में, तो इस तरह से वो ट्रांजिशन करने से उसका कलर चेंज कर जाता है। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स द एंड हो गया, आज समाप्त हो गया। हमने सारे वीडियोस आपको दे रखा है। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जिनको भी जरा सा भी डाउट है, तो मेरा सलाह ये है, सजेशन ये है कि आप जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखा है इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जस्ट फ्रॉम 1 से लेकर के मेरा लास्ट वीडियोस के सारे लेक्चर्स को आप देखो, तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जरा भी शक नहीं होगा। ये मेरा दावा है, ये चैलेंज है, कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। डाउट की कोई जगह मैंने नहीं छोड़ा है, जाके देख सकते हो और पूरे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप इट अप।